दिल्ली की सड़कों पर नारे लगाते हुए ये वो लोग हैं जिन्हें अचानक से बस्तर की चिंता सता रही है। ये कुख्यात नक्सली हिडमा को कॉमरेड बताते हुए उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज दिल्ली में हुई इस घटना की चर्चा पूरे देश में है। जिन नक्सलियों को लोकतंत्र और मानवता का दुश्मन माना जाता था, उनके समर्थन में भी कुछ लोग निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन ने एक बार फिर देश में नई बहस छेड़ दी है कि वो कौन लोग हैं जो माओवाद के समर्थक बनकर सामने आए हैं। दिल्ली के प्रदूषण को बस्तर के हिडमा से जोड़कर हिडमा समर्थकों ने सारी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओवादिस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादिस्ट बस्तर में लेकर आए हैं। इधर हिडमा पर दिल्ली में गर्म हुए सियासी पारे का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। हिडमा के समर्थन में नारे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी ने इस तरह के प्रदर्शन को लोकतंत्र के लिए घातक और माओवादियों के शहरी नेटवर्क से जुड़ा बताया। वहीं कांग्रेस इस मामले को भी सरकार की असफलता से जोड़कर पेश कर रही है। माओवाद किसी भी तरह से उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदूक की नली से सरकार बनती है तो बंदूक की नली से ही बात करती है। वो सरकार जो जनता से गोलियों से बात करे, वो सरकार जो जनता से तोपों से बात करे, वो सरकार माओवादी सरकार होती है। ऐसी सरकार कभी चाहिए नहीं। लोकतंत्र के हम लोग रक्षक लोग हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान के आधार पर देश चलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसी के लिए हम काम करते हैं। ये वही गैंग है जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कह सकते हैं, और कौन कौन उस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले थे ये भी पूरे देश ने देखा है। पर ये इनकी मानसिकता बार बार उजागर होती है। पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे तत्वों को कड़ी सबक सिखाने के लिए तैयार है। देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले ये किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, कोई भी देश में अगर कहीं नारा लगा रहा है, ये उनके विवेक है, लेकिन ये है कि हिडमा की मौत को लेकर कि ये तो है कि बस्तर में कहीं ना कहीं नक्सली संगठन को बड़ा झटका इससे लगा है। फिलहाल अफजल गुरु की फांसी हो या फिर नक्सलियों की मुठभेड़ में मौत, एक वर्ग ऐसा है जो कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का हवाला देकर दूसरी साइड खड़ा दिखता है। ऐसे में बार बार सवाल ये उठता है कि ये लोग उस समय क्यों नजर नहीं आते जब आतंकी सोच के साथ आतंकवादी घटनाओं को अनुदान देते हैं। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की ओर एक बड़ा कदम हिडमा का मारे जाना है, पर यह सफलता भी पक्ष विपक्ष में बढ़कर दिल्ली तक में सुर्खियां बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बस्तर के जंगलों से निकली हुई आवाज अब दिल्ली की सड़कों में गूंज रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बस्तर की लड़ाई दिल्ली में आई, और ये इसलिए क्योंकि आज देश भर में इसी बात की चर्चा है कि बस्तर का वो लड़ाका जो कि नक्सलियों के एक तरीके से एक प्रतिनिधित्व का चेहरा था, वो जब मारा जाता है तो दिल्ली में उसके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है। और ऐसा कौन कर रहा है? वो लोग जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग हैं, और वो लोग हैं जिन्हें माना जाता है कि वो शहर के बुद्धिजीवी हैं। ऐसे में ये बस्तर की लड़ाई जब दिल्ली में हो रही है तो इसकी वजह क्या है, ये तलाशने की हम कोशिश करते हैं। राजनीतिक नज़रिए भी इसको लेकर हम चर्चा में लाएंगे, लेकिन जानने की पूरी कोशिश यही होगी कि आखिर ये हिडमा का दिल्ली में कनेक्शन क्या है, दिल्ली में उसके समर्थक
क्यों सामने आ रहे हैं, क्या कोई संदेश देने की कोशिश है। इस चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पोसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले में जो नक्सल एक्सपर्ट हैं वो राय रखेंगे मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और रक्षा विशेषज्ञ के रूप में हमारे सामने राय शेयर करने के लिए मौजूद रहेंगी वर्णिका शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पैनलिस्ट से एक एक करके हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि ये दुर्भाग्यजनक है कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वहाँ पर हिड़मा के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। अब तक हम अफजल गुरु के नारे को लेकर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन वो नाम जो कि बस्तर में एक दहशत का पर्याय बन गया था, उसके समर्थन में भी जब नारे लगते हैं तो ऐसा क्यों, इस सवाल का जवाब हर कोई चाहता है। प्रतिक्रिया लेते हैं मिथिलेश मिश्रा जी की और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जेएनयू में उन्होंने भी पढ़ाई की है, ऐसे में क्या वजह है कि जेएनयू के लोग इस तरीके के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी राय कुछ इस तरीके से व्यक्त करते हैं जिससे लगता है कि वो लोकतंत्र से अलग जाकर बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति के नाम पर सीमाएं तोड़ रहे हैं। मिथिलेश जी। मोहन, देखिए सवाल जेएनयू या बीएचयू का नहीं है, सवाल ये है कि आप विचारधारा को किस तरीके से लेते हैं, कैसे समझते हैं। और जेएनयू में या डीयू में या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी ऐसे तत्व आपको हमेशा से मिल जाएंगे जिन्होंने वामपंथ को पाला है, पोसा है। और ये यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस है इनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वामपंथी और भारतीय राष्ट्र से जो अलगाववादी आंदोलन, सशस्त्र आंदोलन रहे हैं, उनके स्लीपर सेल पैदा करने के लिए जाने जाते रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2009 में अविनाश मिश्रा नाम के जेएनयू के स्कॉलर जो है गढ़चिरौली के जंगलों में पकड़े गए थे। उनके पकड़ने के बाद प्रोफेसर साईं प्रसाद पकड़े गए थे। ये सब एक टोटल माओवादी, शहरी, अलगाववादी लोगों का नेटवर्क है जो भारत में किसी ना किसी तरीके से अपने आखिरी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और ये राष्ट्रवाद से टकराना चाहते हैं। इनको लगता है कि भारतीय राष्ट्रवाद जो उभर कर सामने आ रहा है और लोग जब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो हम कहीं हाशिए पर होंगे। तो हाशिए पर होना मतलब ख़त्म हो जाना, अपने आप को ख़त्म होते ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे अलगाववादी नारे लगाकर और राष्ट्र विरोधी लोगों को सामने रखकर स्वयं के लिए एक चित्रण गढ़ते हैं। पर भारत इसको समझ गया है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या मैसेज देने की कोशिश है, ये क्यों किया होगा उन्होंने, इसका फायदा नुकसान क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जेएनयू के कैंपस में रानी बोदली की घटना हुई थी तो वहाँ पर बीफ पार्टी हुई थी। ताड़ मेटला की घटना हुई थी तो वहाँ अलग पार्टी हुई थी। जब भी नक्सली भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं और शहीद होते थे हमारे जवान, वहाँ पर उत्सव मनाया जाता था। भारतीय सीमा पर कश्मीर में, नागालैंड में, इंसर्जेंसी वाले इलाकों में जब भी भारतीय सेनाओं को, सुरक्षा बलों को या लोगों को, आम नागरिकों को नुकसान होता था, ये लोग बहुत प्रसन्न होते थे, खुशियाँ मनाते थे। ये सार्वजनिक रूप से इनकी बातें दूसरी हैं, ये अपने आप को लिबरल बताएंगे, पर भीतर से ये बहुत संगठित होकर भारतीय संघ के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय संघ में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये ध्वस्त कर देना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत बड़े स्तर पर अलगाववादी आंदोलनों को रिसोर्सेस अवेलेबल कराते हैं, विचार अवेलेबल कराते हैं और वो लोग पैदा करते हैं जो जाकर वहाँ पर कठिन परिस्थितियों में काम करें। इनमें से कोई भी अभी डॉक्टरों के द्वारा किए गए बम हमले पर किसी ने शोक व्यक्त नहीं किया है। इन्होंने ये भी नहीं समझाया कि कैसे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो है वो टेरराइज कर भारत के लोगों को, आम नागरिकों को मारना चाह रहे थे, कितना संगठित षड्यंत्र कर रहे थे। डीप स्टेट से तुर्की में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में संपर्क में थे। इनमें से किसी का विषय नहीं है, क्योंकि कई स्तर पर ये ऐसे विषयों के समर्थक हैं। इनको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में हिंसा करके अपने आप को प्रतिष्ठित करना ही एकमात्र उपाय है। तो इन लोगों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। ये बच्चे नहीं हैं, ये विश्व कन्याएं हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये सपोले हैं, इनको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है।
तो ये एक तरीके से कोशिश है या टैक्टिक्स है जिसके ज़रिए अपने समर्थकों में वो मैसेज देना चाहते हैं, शायद इसलिए भी ये कर रहे हैं। अनिल जी, आप इस पूरी कवायद को कैसे समझते हैं? ये आई गई बात हो गई थी हिरमा की मुठभेड़ में मौत के बाद, लेकिन इसे मीडिया कवरेज आज इस तरीके से मिला है कि इंटरनेशनल स्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है। नहीं, देखिए मोहन, जो हिडमा को न्यूट्रलाइज किया वो छत्तीसगढ़ की जो फोर्स है, जो कंबाइंड फोर्सेस है, उनकी ये बहुत बड़ी सफलता थी। और हिडमा के न्यूट्रलाइजेशन के बाद ये समझा जाने लगा था कि अब जो है नक्सलवाद जो है वो अब समाप्ति की ओर है। कोई भी फोर्स हो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता ही है, और ये जो है, जो दिल्ली में जो घटना हुई, वो नक्सलवाद को बचाने की अंतिम कोशिश है। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत बार होता रहा है। देखिए, इसमें जो है, जो बीजेपी की जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है और जो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट का जॉइंट जो वेंचर है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने जो अर्बन नक्सल को बहुत तरीके से काट कर रखा था। वरना आप तो यही देखे हैं, जरा सा कुछ होता था बस्तर में तो दिल्ली से जो है एनजीओस की और बड़े बड़े जो लेखक और पत्रकार और समाज सेवी आ जाते थे। वो पहले उस गैंग ने देश में, चाहे नर्मदा में जो सरदार सरोवर हो या और अन्य जो डैम्स हो, उसका विरोध करते रहे। ये कुल मिलाकर भारत की तरक्की में अवरोध पैदा करने वाला एक गिरोह है, जिसको यहाँ से नहीं, ये पोषित और होता है बाहर से। अब किसी देश का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये पोषित होता है बाहर से, वहाँ की फंडिंग से ये चलते। आप बताइए, नक्सलियों के पास इतनी एडवांस चाइनीज जो वेपन्स कहाँ से आते हैं? क्या हमारे भारत में पैदा हो रहे, क्या भारत में बना रहे? इनको एक संगठित तरीके से जो है चलाया जाता है। और अब जब यहाँ पर नक्सलवाद खात्मे की ओर है, तो अब फिर से जो इनका जो एक तरीके से जो अर्बन नक्सल जो था, वो अर्बन नक्सल सिस्टम वो जो खत्म होते जा रहा था, वो फिर से एक्टिव हुआ है। अब इन्होंने नया फेस ले आया। अब ये स्टूडेंट्स के जरिए आ रहे हैं, पहले ये प्रोफेसर्स के जरिए थे। देखिए, विनायक सेन भी हमारे यहाँ थे। विनायक सेन को जब गिरफ्तार किया गया, विनायक सेन को महान जो है शांति दूत और मानवता का पुजारी बताकर कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने जो है हमारे यहाँ राज्यपाल को पत्र लिखा था। फिर जब उनकी पेशी चल रही थी, तो कितने देशों के प्रतिनिधि कोर्ट में आकर, ये कभी ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान में कि किसी एक आदमी के लिए इतने सारे देशों के प्रतिनिधि आकर न्यायिक प्रक्रिया का वो अवलोकन करे। ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए थे। वो सवाल हमारी प्रक्रिया पर नहीं उठाए थे, वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से दबाव था कि विनायक सेन छूट, या विनायक सेन छूटे तो फिर वो हमारे छत्तीसगढ़ के मसीहा कहाँ हैं आज? वो भी चेन्नई के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो ये ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग अभी आ रहे हैं या जेएनयू के स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं। ये शुरू से ही है, एक बड़ा गिरोह था। एक महान जो लेखिका है, वो तो यहाँ आई और दिल्ली से यहाँ उतरी और बस्तर गई, आधे घंटे में वो बात करके वापस आ गई। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे बहस हुई। मैंने पूछा कि भाई, आपको ना हल्बी आती है, ना उनको हिंदी और अंग्रेजी आती है, तो आपने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, आप कैसे समझ लिए? दूसरे दिन उनका एक पेज का आर्टिकल छप गया। हमारे भी लोग उसमें शामिल है, पत्रकार भी कुछ बहुत सारे शामिल है, जो ऐसे लोगों को तवज्जो देते रहे, जिन्होंने इनके लिए जो एक रास्ता बनाया। तो वो रास्ता बनाने वाला अर्बन नक्सल जो है वो टूट चुका था। उसको अमित शाह एंड कंपनी ने बड़ी सावधानी से उनको कुचला था। अब उनके चेहरे बदल रहे हैं। देखिए, बीच में या इंडिया अगेंस्ट करप्शन को भी उसी एक फेस चेंजिंग का एक वो मान लीजिए। तो बहुत सारे चेंज ऐसे होते जा रहे हैं। ये अभी फेस बदल कर आ रहे हैं, क्योंकि जनता इनको पहचान चुकी। बस्तर में अब इनको कोई सब पहचान रहे, बस्तर में इनकी दाल नहीं गल रही है। तो ये अब फिर से नए चेहरों के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आखिरी लड़ाई है। इसको आप खंदक की लड़ाई मान सकते हैं। और ये हिडमा का जो न्यूट्रलाइजेशन है, इसको आप उनके ताबूत पर आखिरी कील भी मान सकते हैं। ठीक है, जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं, और उसी रणनीति में अब वो वैचारिक लड़ाई के लिए शहरी नेटवर्क का खुलकर प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्या वर्णिका जी इस बात से सहमत हैं? ये कुछ रणनीति का हिस्सा है, और अब हमें जंगल में नहीं लड़ना है, शहरों में भी लड़ना है उनसे, ये मान के चलें? जी बिल्कुल, आपका कहना एक हद तक जायज़ है। एंड दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशंस इन देयर स्ट्रेटजी। मैं नहीं कहूँगी कि वो टैक्टिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। स्पष्ट है, ये जो हो रही है ना सारी चीज़ें, दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्मेटेड
ये अपनी स्ट्रैटेजी में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं जो शुरू से इनकी प्रवृत्ति रही है। अभी अभी बता रहे थे कि रानी बोदली में या जब कभी भी यहाँ पे सुरक्षा बलों की विजय हुई है, उन्होंने वहां पे जाके अपनी पराजय महसूस की है और उस पे क्रिटिसिज्म शुरू किया है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनको शुरू से एक तो ये बात पता है कि जब भी कहीं पे कलेश उत्पन्न करना है तो उनकी संस्कृति में विद्रोह उत्पन्न करना पड़ेगा, उसकी सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे सांस्कृतिक जड़ों को खोखला? आज तो पिछले 1.5-2 वर्षों में एक बात स्पष्ट कह दूं, ये विजय जो हमारी लगातार हो रही है और आज प्रत्येक व्यक्ति भय मुक्त छत्तीसगढ़ देख पाने के एक उम्मीद नहीं बल्कि आश्वस्त हो गया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आज वहां का स्थानीय युवा, एक ये युवा हैं जो एक आतंक के पर्याय की समाप्ति पे इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर रहे हैं और एक वो युवा हैं जो स्पष्ट रूप से कह रहे थे और आज हमारी विजय में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो हम उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आतंकी दीमक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्पष्ट वाक्य वहां के युवाओं के थे। तो ये युवा कौन है जो इतने जो आज एक सशक्त कदम भय मुक्त होने की दिशा में छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है? इनके तो 3R वेपनरी सिस्टम है, हम सबको जान लेना चाहिए। रिजेक्ट, रिबेल एंड रेजिस्ट। किसी भी चीज को रिजेक्ट कर दो, किसी भी चीज को प्रतिरोध करो, जो भी अच्छी चीज हो रही है 3 को ऑलवेज 6 बोलो और अंत में रिबेलियन के जैसे व्यवहार करो। पर आज इनके इस रिबेलियन वाले व्यवहार को कठोर अस्वीकार्यता मिल गई है। आप ही के मंच पे देख लीजिए, सब एक स्वर में इन जो भ्रांतिकारी हैं उनके लिए एकजुट होकर बोल रहे हैं और आज ये अपनी पहचान को स्पष्ट कर चुके हैं कि कैसी भ्रांतिपूर्ण मानसिकता के साथ ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम टू रीवायर देयर ब्रेन। उनको आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता है। ठीक है मिथिलेश जी, क्या इसका कोई इम्पैक्ट भी पड़ेगा क्या? अब दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है, कुछ लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि भाई हिड़मा जंगल की लड़ाई लड़ते थे या बस्तर को बचा रहे थे, कुछ इस ढंग से जो पेश करने की कोशिश है ये कुछ लोगों को तो असर करेगी क्या? इसीलिए इन्होंने ये किया है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो वास्तव में धरातल में जो सच्चाई है या पिछले 35 वर्षों का माओवादी आंदोलन का जो इतिहास है उसको वो नहीं जानते। आज ये एक तरीके से मीडिया के माध्यम से पूरे देश में या देश के बाहर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है और इस कोशिश से वो एक बहस भी पैदा करना चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जो सरकार बैठी है वो अपने लोगों को मार रही है और इस धीरे से इसमें बहुत सारी कंपनियों के नाम जोड़ दिए जाएंगे और बहुत सारे लोगों के नाम जोड़ दिए जाएंगे। तो ये बड़ा संयोजित और संगठित सिस्टम है जो हमेशा काम करता है। जैसे अनिल भैया बता रहे थे कि 20 वर्षों तक इन्होंने नर्मदा के ऊपर काम किया, नर्मदा बचाने को लेकर काम किया। फिर कुछ लोग जो है बस्तर के जंगलों को बचाने के लिए काम कर रहे थे, फिर कुछ लोग दक्षिण भारत में काम कर रहे थे। पर बाद में रिपोर्ट ये आई कि इन लोगों के काम करने के तरीके में एक विशद तथ्य ये था कि ये सारे लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए थे और उन एनजीओज को अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज से पैसे आ रहे थे जो भारत से उनके मैत्री संबंध नहीं थे। तो ये भारत के ग्रोथ इंजन को स्लो कर देना चाहते हैं, ठंडा कर देना चाहते हैं। पर ये सीधा अगर दिखाएंगे तो जनता के माध्यम से इनको विरोध झेलना पड़ेगा। तो इसको एक विचारधारा की ओढ़नी उड़ाकर और नक्सलियों को, माओवादियों को, इंसर्जेंट्स को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को वैचारिक लड़ाका बताकर और आम मूल्यों की लड़ाई लड़ने वाले बताकर, उनको शहीद बताकर एक झूठा नैरेटिव गढ़ के। और इसमें कितनी सफलता मिल सकती है अनिल जी? इसमें क्या कुछ सफलता दिखती है क्या? ये कोशिश कर रहे हैं तो देखिए मोहन, अब जादू टूट चुका है। जो भ्रम की जो बात थी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो दिल्ली में आवाज उठा रहे हैं वो युवा है, वो पढ़ रहे हैं, सब सुविधा संपन्न परिवार से है और वहाँ पर ना उनको खर्च लगना है, वहाँ की जो सुविधाएं मिलती है उस यूनिवर्सिटी में वो तो जग जाहिर है।
ये वहाँ उनका पेट भरा है, वो चिल्ला रहे हैं कि नहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी रोटी छीनी जा रही। लेकिन जिनकी रोटी छीनी जा रही है, ये कहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि बस्तर में अब हालात बदल चुके हैं। बस्तर में डेवलपमेंट है, बस्तर में हर गांव में अब रोड पहुंच चुकी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और स्कूल्स जा चुके हैं। वो एक समय अलग था जब बस्तर में डेवलपमेंट नहीं था, तब वहाँ के युवा को लगता था यार साला करो क्या, इससे अच्छा तो हम नक्सल बन जाते हैं। तो उस समय नक्सल एक पर्चा फेंक देता था तो उसको रिक्रूटमेंट में 1 मांगता था, 50 मांगता था तो 500 लोग मिलते थे। आज की डेट में बस्तर में नक्सलियों को रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है, उल्टे न्यूट्रलाइज ज्यादा हो रहे हैं। सरकार, इस सरकार की तारीफ करना पड़ेगा कि वो साफ साफ कह रही कि हम बात नहीं करेंगे, शस्त्र रखो नहीं तो मारे जाओगे। तो ये क्लियर कंसेप्ट है। तो ऐसे में जो जाना भी चाह रहा है वो सोच रहा है मरे जाने से अच्छा तो यहां पर अपने को सुविधाएं मिलने लगी। अब आज आप देखिए कि बस्तर का जो डेवलपमेंट है, वहां के युवाओं को वहां यूनिवर्सिटी भी मिल चुकी, मेडिकल कॉलेज भी मिल चुका है, तो अब उसको क्या जरूरत है। दूसरी बात, आप लड़ाई लड़ रहे हो अन्याय और शोषण की, तो अन्याय और शोषण करता कौन रहा? आप ही सड़क नहीं बनने देते थे कि सड़क आएगी तो पुलिस आ जाएगी, पेट्रोलिंग पार्टी आ जाएगी। तो उस सड़क के नहीं आने से वहां पे ना अस्पताल जाता था, ना स्कूल पहुंच पाता था। तो आप ही वहां पे शोषण कर रहे थे। ये एक संगठित गिरोह है जिसका काम है भारत के डेवलपमेंट प्रोसेस को बिल्कुल उसको स्लो कर देना या उसको रोक देना। मैं पहले ही कह चुका, नर्मदा आंदोलन जो था वो वही था। दूसरी बात, बोधघाट परियोजना का भी ये शुरू से विरोध करते रहे। आप जंगल का विरोध करते हो, आप कहते हो करके कि नहीं वहां ये नहीं होना चाहिए, तो आप इतने सालों से जो अंग्रेजों के जमाने से जो है वो वहां से हमारे जो खनन हो रहा है उसका, तो उसका कोई विरोध क्यों नहीं करता? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में क्या तकलीफ हो रही बस्तर की, दिल्ली में क्या तकलीफ हो रही उन लड़कों को। उन लड़कों की एक टीम जो है, मैं जब अध्यक्ष था तब यहाँ पे सर्वे करने आई, मैंने उनसे पूछा क्या है, तो बोले सबके विचार एक, सबके विचार भी एक थे, सबकी जीन्स भी एक थी, सबके जूतों की कंपनी भी एक थी। तो विचार तो एक होंगे ही। तो ये स्पॉन्सर्ड जो इनका जो एक जो बोलना चाहिए कि प्रचार तंत्र था, प्रोपेगेंडा। देखिए नक्सल मूवमेंट में सबसे बड़ा एक होता है हथियार, प्रोपेगेंडा होता है, और उसका एंटी प्रोपेगेंडा भी उसका काउंटर होता है। तो ये प्रोपेगेंडा इनका बहुत तेजी से चलता था और बहुत तरीके से इन लोग प्रोपेगेट करते थे, वो अब नहीं हो पा रहा है। एंटी प्रोपेगेंडा जो है वो ज़्यादा हो रहा है। सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से जो है इस मोर्चे पे, मैं विजय शर्मा की बहुत तारीफ करूंगा, युवा है, जोश से भरे, खुद वो वहाँ गए थे, हिडमा की माँ से बात करके आए, हिडमा की माँ से अपील भी करवाए, उसके बाद नहीं बना तो न्यूट्रलाइज भी कर दिए। तो हिडमा का न्यूट्रलाइज होना जो है ये कहीं ना कहीं जो है नक्सल मूवमेंट के खात्मे का ये संकेत है, और इस संकेत को जो है वो पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनका अब जादू चलना नहीं है, क्योंकि ये पनप्पे वहीं थे जहां पे इनको अनुकूल वातावरण मिलता था, जहां अन्याय हो, जहां शोषण हो। अब अन्याय और शोषण की तो बात ही नहीं रहेगी, तो फिर पनपेंगे कहाँ? बिल्कुल। और ऐसे सपोर्टर जो ग्रुप्स हैं वो अब बड़े शहरों में सक्रिय होंगे, क्योंकि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में या फिर जंगलों से खत्म हो रहा है। तो वर्णिका जी, ऐसे में स्टेप क्या उठाया जाए? सरकार अब इन लोगों से कैसे निपटेगी? जंगल में तो बंदूक लेके हमारे फोर्स के जवान निपट लिए, पर इनसे लड़ाई लड़ना है, इनसे कैसे लड़ेंगे आप लोग? मोहन जी, अभी 2 वर्ष पहले हम सब ने कोविड की विभीषिका देखी है, और कोविड की विभीषिका से भी मतलब हमने दमखम से सामना किया था। उस समय हमने एक बात कही थी, 2 फीट दूरी, मास्क है जरूरी। इनके प्रति हमेशा चैतन्यता में रहिए। जो आपके देश, आपके लोकतंत्र के विरोध में बातें कर रहे हैं, वो व्यक्ति कभी सही बुद्धि के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इनसे सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। इन लोग साई वॉर टैक्टिक्स में, जिसकी बात अभी अनिल भैया कर रहे थे, साई वॉर टैक्टिक्स में बहुत माहिर होते हैं। आपकी ही बातों को इतना शानदार मैनिपुलेशन करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आप उनकी भ्रम की स्थिति में ट्रैप होंगे। तो अपने आप को इन ट्रैपिंग मैकेनिज्म से बचाना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। कोई कानूनी कार्रवाई इनसे ले रहे? मिथिलेश जी, क्या इस पर कोई कानूनी रूप से कोई बनता है क्या केस? कैसे ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कड़ा किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल कानूनी रूप से इन पर केस बनता है। देखिए, उन्होंने जो दिल्ली में जो इन्होंने किया, वो दिल्ली के प्रदूषण को लेके प्रदर्शन करने के नाम पर पुलिस से स्वीकृति ली थी, और वहाँ पर वो हिडमा का और माओवादी नारे लगाने लगे और लाल सलाम के नारे लगाने लगे। तो ये स्पष्ट रूप से जो है कानून का उल्लंघन है कि आप बता कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, लोगों के सामने लाया कुछ रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी वहां पर नहीं होती। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी आपकी नाक की सीमा के बाद खत्म हो जाती है, और लोकतंत्र में हम लोग 140 करोड़ लोगों के देश में रहते हैं। अगर 140 करोड़ व्यक्ति अपनी आज़ादी को लंबा करने लगे तो हम सब उलझ जाएंगे और हमारा सांस घुट जाएगा, मारे जाएंगे हम।
भारतीय लोकतंत्र मुरझा जाएगा। ऐसे लोगों को नहीं, आप संघर्ष करिए, आइए ना बस्तर में। मैं तो बस्तर में ही रहा हूं, वहीं संघर्ष किया है मैंने। मैं तो वहीं से यहाँ आया हूं और जेएनयू में भी पढ़ा, मुझे मालूम है परिस्थितियां कैसी हैं। आप नहीं आ सकते, मलेरिया में लोग मर जाते हैं वहां पर, आइए ना, संघर्ष करिए, सरकार के प्रयासों को दुगना करवाइए, बनाइए अस्पताल बनाइए। कुछ लोग आते हैं, करते हैं वहां पर। अलगाववाद से आप क्या हासिल कर लेंगे? और उन लोगों के बीच में आप अलगाववाद को ले जाते हैं जो बेचारे ठीक से हिंदी भी नहीं समझते। आप उनको माओवाद का डायलेक्टिक मटेरियलिज्म समझा रहे हैं। समझे क्या वो आज तक? मुंह की खाएंगे आप, और खा चुके हैं। बिल्कुल। पुष्कर जी, 1 मिनट में क्या अब किया जाए, क्या स्टेप ऐसे उठाए जाएं कि ऐसे लोगों को भी रोका जा सके? और जंगल में तो हम रोक ही रहे हैं। इनकी लाइन है, पावर कम्स आउट थ्रू द बैरल ऑफ द गन। तो इनके लिए टिट फॉर टैट होना चाहिए। जो विजय शर्मा और जो केंद्रीय अमित शाह जो है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी जो पॉलिसी है वो बहुत सही है। देखिए, आप जहर का जो इलाज जहर से कर सकते, लेकिन जहर पिला के तो नहीं कर सकते ना। कांटे से कांटा निकालिए तो वो कांटे से कांटा ही निकलेगा। और ये जो तरीका चल रहा है न्यूट्रलाइजेशन का, देखिए, भय और साहस दोनों संक्रामक रोग है। अगर भय फैलता है तो फिर फैलता चला जाता है, फिर साहस दब जाता है। लेकिन जब साहस फैलता है तब भय दबता है। आज जब साहस फैल रहा है बस्तर में, भय दब रहा है, तो उस भय को दबा ही रहना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती, थोड़ी सी चूक होती है, तो वो फिर पनप जाएगा। तो हिडमा का जो न्यूट्रलाइजेशन है वो एक बहुत बड़ा साहस के संक्रमण का एक संकेत है। वहां पर अब लोग डरेंगे नहीं। अब लोग जो है वो, अब हिडमा कह देगा कि मुझे 10 आदमी चाहिए इस घर से, तो वो मिलेंगे नहीं। पहले तो महिलाएं तक ले जाते थे, वो नक्सली बना देते थे शादी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ में बस्तर के अन्याय के शोषण के लिए रोएगा कौन? कोंडापल्ली सीतारमैया, एम लक्ष्मण राव, या फिर ये दिल्ली के लोग? ये क्यों रोएंगे? बस्तर के शोषण और अन्याय अगर हो रहा है तो वहां बस्तर का लोग रोएगा, या हम रोएंगे, हमारे प्रदेश की सरकार रोएगी? ये कौन होते हैं? तो इनकी अब कोई बखत भी नहीं है और ना इनकी कोई अब वैल्यू रही है। ये खत्म अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। और इसीलिए सतर्क रहने की सबको जरूरत है। सरकार भी सतर्क है, हम भी सतर्क रहें। वैचारिक रूप से अब लड़ाई शहरों में भी हमें देखने को मिलेगी। तो और एक बार फिर से चर्चा में हम इस विषय को लाएंगे। फिलहाल आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मिथिलेश जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। वर्णिका जी हमारे साथ बनी रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।